हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कहा था कि डीआई का बहुत ही जल्द पूरे आपका जो मैथ का है और रीजनिंग का है वो मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। तो वो प्लानिंग हमने आपको पहले बता दी थी, बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे और मैथ और रीजनिंग के मिला के पूरे 30 क्वेश्चंस आने हैं आपके पेपर में। और हमने आपसे बताया था जब डीआई हम बिल्कुल अंतिम चरण पे होंगे तभी मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि डीआई आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक डीआई आप नहीं पढ़े होगे तब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दे सकते हो। तो अब आपका जो डीआई है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे ही है, अब समाप्ति ही होने वाली है। 1 से 2 क्लास में आपकी डीआई समाप्त हो जाएगी। तो अब हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है आपके पेपर के लिए। अगर आप पेपर में चाहते हो कि आपको 30 में 30 नंबर मिले, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और अटेम्प्ट करने के बाद पूरे क्वेश्चन सही भी हों, तो उसके लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोगों को मॉक टेस्ट भी देना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपकी स्पीड बनती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में। अगर आप पेपर को जल्दी सॉल्व करना चाहते हो, कैलकुलेशन की स्पीड चाहते हो, तो आपको मॉक टेस्ट बहुत अनिवार्य है। बिना मॉक टेस्ट से आपका जो स्पीड है वो लेवल नहीं आ पाता। बच्चों को मैथ आती है लेकिन वो पेपर में नहीं कर पाते हैं। इसका एक ही रीज़न होता है कि उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया है और उनके पास क्वेश्चन करने का लेवल नहीं है, या क्वेश्चन को जैसे उनके सामने आता है वो उसको समझ नहीं पाते हैं। एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 2-3 बार पढ़ना पड़ता तब समझ पाते हैं। तो इसका मतलब है बच्चे को मैथ आती है लेकिन उसने मॉक टेस्ट नहीं दिया, जिससे वजह से उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, एक कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर बच्चा कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा है, और अब तो आपके पेपर के 16 दिन बचे हुए हैं, 15 दिन बाद आपका पेपर है, 15 से 16 दिन बाद, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है। हमने भी कोशिश की है कि कम से कम 5 मॉक टेस्ट आपके करा दिए जाएं, और मॉक टेस्ट जो भी होगा उसकी पीडीएफ आ जाएगी। पहले तो आपको मॉक टेस्ट ऐसे देना है कि जैसे हमारी क्लास स्टार्ट हुई, हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया, तो जैसे ही पहला क्वेश्चन आएगा मैं तो सॉल्व करूँगा, आपको उस क्वेश्चन को स्टॉप कर देना है और क्वेश्चन लगा के आंसर करना है। उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है कि हमने कैसे किया है, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा सॉल्व करेंगे लेकिन लेवल मेंटेन रखेंगे, ठीक है। आज का लेवल थोड़ा अच्छा होगा पेपर का। जैसा कि पेपर पूछे जाने की संभावनाएं हैं, सेम हमने उसी पैटर्न पे क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट किया जाए मॉक टेस्ट। सभी लोग बिल्कुल ईमानदारी से पेपर देंगे, कोई नकल नहीं करेगा। नकल करना हमारे लिए गुनाह है, ठीक है। ईमानदारी से पेपर देना है। कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का यूज़ मत करिएगा, क्योंकि आप घर पे बैठे हो, कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, आपके पास बहुत दिमाग है, ठीक। तो आपके पास जो दिमाग है उसको सही जगह यूज़ करना है बिना कैलकुलेटर के। आपको अपने आप स्पीड बना के क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन पहला आएगा, आप स्क्रीन पर जाके वीडियो को ऑफ करोगे, थोड़ी देर के लिए रोकोगे, पुश कर दोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर उसका आंसर कमेंट में डालोगे, फिर वीडियो स्टार्ट करोगे। ये रूल है पूरे 30 क्वेश्चन के लिए। आपको 300 क्वेश्चन का आंसर देना है आज। 30 में 30 क्वेश्चन का आंसर देना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। कोई भी बच्चा बिना आंसर दिए आगे नहीं बढ़ेगा, सभी बच्चों को आंसर देना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। आप सभी लोग को क्वेश्चन करके आंसर देना है और हम उसका सॉल्व आपको तुरंत साथ साथ में देते जाएंगे। आपको अपना आंसर मिलाते हुए चलना है कि जो आपने किया है वो सही किया है या गलत किया है, ठीक है। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2015 में ए प्रकार और 2013 में सी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन 5 वर्षों में डी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा 2015 में ए प्रकार और 2013 में सी प्रकार। 2015 में ए प्रकार और 2013 में सी प्रकार, ठीक, कि कारों का कुल उत्पादन। सबसे पहले इसमें तो 2 पॉइंट गलत हैं। एक तो सी प्रकार में 52 होगा और यहाँ पे 55 होगा। ये जो वैल्यू दी गई है गलत लिख दी गई, ये 52 है और ये वाली वैल्यू यहाँ पे जो दी गई ये 55 है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है, टाइपिंग में, तो आप ध्यान रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो 2015 में ए प्रकार में कितनी है। 2015 में ए प्रकार की 48 कारें हैं और 2013 में सी प्रकार की 52 कारें बनी। टोटल कितनी कारें बनी। 8 2 10 का 0 हासिल लगा, 1 5 4 9 1 10, 100 कारें बनी, ठीक है। आगे आओ, कारों का कुल उत्पादन 5 वर्षों में डी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत है। अब 5 वर्षों में डी प्रकार की कारों का कितना उत्पादन हुआ है। 5 वर्षों में डी प्रकार की,
तो ये डी है। डी में 5 वर्षों में जो कारों का उत्पादन हुआ है वो 50, 42, 45, 46, 47 है। इन्हें सबको जोड़िए। 5 4 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 4 21, 210, 210 प्लस 2 5 2 7, 7 6 13, 13 7 20 प्लस का 20, मीन्स टोटल जो डी प्रकार की कारें हैं वो कितनी है? 230। 2000 यहाँ पे आने के बाद इस लैंग्वेज को देखिएगा। 5 वर्षों में डी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन, 5 वर्षों में डी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन कितना किया गया है ये बताया गया। तो डी में ये 50, 42, 45, 46, 47 को जोड़ दे कितना आ गया? 230। तो ये ए प्लस सी प्रकार की थी और ये डी प्रकार की है। डी प्रकार कितनी है? 230। कह रहा कुल उत्पादन लगभग कितने प्रतिशत था। अब आपकी समस्या आप समझ रहे हो क्या है, आप अपनी समस्या को समझते हुए इसको समझो। वर्ष 2015 में ए प्रकार और वर्ष 2013 में सी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन जो है, जो ए और सी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन है वह कितने प्रतिशत है डी प्रकार की कारों का, वह कितने प्रतिशत है डी प्रकार की कारों का। तो डी वाला कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। ठीक है, तो 100 गुणे 100 प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा बटे में 23, तो 230। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ये 100 में 100 10 का गुणा करोगे 1000 बटे 23 हो जाएगा। 23 से 1000 को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड को कितनी बार में हो जाएगा? 23 चौको 4 3 12 का 2 हाथ से लगाए, 4 दूनी 8 1 9 92, 8 बचेगा, 0 आएगा। फिर 80 हो गया। अब देखिएगा 4 हर ऑप्शन में कितनी बार में जाएगा ये देखना। 3 बार में चला जाएगा हमारे हिसाब से। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 43 पॉइंट कोई करके एक आंसर है, 43.5 करके ये आंसर है। आपको पेपर में पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, आपको 43 आंसर दिखा, आप अपने ऑप्शन में जाओ, देखो कहाँ पे 43 आ रहा है, उस पर आंसर पे टिक लगा दो बस। इससे ज़्यादा क्या करना, आपको पूरा थोड़ी सॉल्व करके देना। देखा आपने 43 पॉइंट आंसर आएगा, आपको 43 पॉइंट आंसर आ गया, आप आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन लगाओ। पेपर में ऐसे ही करना है आपको। चलिए आइए, तो आप 2 चीज़ें याद रखिएगा, यहाँ पे 52 है और यहाँ पे 55 है, इसको तुरंत सही कर लीजिएगा। ये 52 है और ये वाली डिजिट 55 है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष आपको लगा के कमेंट करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, बिना लगाए ईमानदारी से। ठीक है, ईमानदारी करोगे तभी आगे सफलता मिलेगी, अगर बेईमानी करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, इसलिए ईमानदारी बनाए रखो, तभी आप सफल होगे। अगर आप अपने आप से झूठ बोलोगे तो आप सफल नहीं हो सकते। आपको अपने लिए करना है, हमारे लिए कुछ नहीं करना है। ठीक, अगर आपको अपने लिए करना है तो आप ईमानदारी से काम करो, अगर हमारे लिए करना है तो बेईमानी करो। ठीक है, पैसा अपने लिए कमाना है ना, मेरे लिए थोड़ी कमाना है, नौकरी अपने लिए पानी है, तो ईमानदारी से काम करिए। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2013 में सी तथा ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का वर्ष 2014 और 2016 में डी तथा 2017 में ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। पहले आइएगा 2013 में सी प्रकार और ई प्रकार, 2013 में सी प्रकार और ई प्रकार। 2013 में सी प्रकार की है 52 और 2013 में ही ई प्रकार की हैं 36, तो 52 और 36 कितना हो जाएगा? 88। ठीक है, अब आगे आइए दूसरी लाइन, पहला वाला हमने बना लिया। ठीक, अब दूसरी लाइन में क्या कह रहा है? यहाँ से उत्पादन का वर्ष 2014 और 2016 में डी प्रकार, वर्ष 2014 में डी प्रकार 42 और 16 में डी प्रकार 46, 42 प्लस 46। आगे आइए और क्या, तथा 2017 में ई प्रकार में 55, इन सबको जोड़िए। 4 2 6 6 2 8 8 5 13 3 हासिल लगा 1 5 4 9 9 1 10 10 4 14 143। इन दोनों का रेशियो बनाना है आपको। 88 रेशियो 143, 11 8 88, 11 1 9 11 11 3 33, कितना बनेगा? 8 रेशियो 13। ये देखिए आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ उसने जो डिजिट दी थी उसको ऐड करके उनका रेशियो बना देना था। ठीक है, आगे बढ़ें, समझ में आ रहा है सभी को? आंसर मिलाते चलिएगा, किसी का कोई गलत आएगा तो देख लीजिएगा। आइए यहाँ पे कितना था? 52 और 55, इसको सही कर लेना हर बार। 52 और ये वाला है 55। ठीक, चलिए आइए अगला क्वेश्चन समझिए। कह रहा वर्ष 2013, 2014, 2015 और 2017 में बी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन कहाँ पे समझिएगा। वर्ष 2013 में, 13 में, 14 में, 15 में, 17 में बी प्रकार, वर्ष 2013 ये, वर्ष 2014 ये,
वर्ष 2015 ये, वर्ष 2017 ये में कारों का कुल उत्पादन वर्ष 2017 में सभी प्रकार के कारों के कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है। पहले बी प्रकार की जो कारें हैं अलग अलग उनका योग निकालिए, कितना आ रहा है देखिए, जोड़िए 4 2 6, 6 5 11, 11 9 20 का 0 हाथ से लगेगा 2, 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 7 21, 210 आ रहा है। आगे क्या कह रहा है, फिर यहाँ से 2017 में सभी प्रकार की कारों का, कौन सा 2017 में सभी प्रकार की कारों का उत्पादन का कितने प्रतिशत है। अब 2017 में आइएगा, ये सभी प्रकार की कारों का उत्पादन, सभी प्रकार कारों का उत्पादन, कार हमारे यहाँ जो बनती हैं वो ABCD-DE हैं, 5 प्रकार की कारें बनती हैं और इनके वर्ष अलग अलग दिए गए हैं। पहले उसने कहा 2013, 2014, 2015 और 2017 में बी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन, तो हमने सभी प्रकार की कारों का जो साल उसने बोला था हमने उन साल की वैल्यू ऐड कर ली। फिर उसने कहा है वर्ष 2017 में सभी प्रकार के कारों का उत्पादन, वर्ष 2017 में सभी प्रकार के कारों का उत्पादन ये है, इसकी वैल्यू ऐड कर दीजिए, ऐड करिए 6 2 8, 8 5 13, 13 7 20, 20 5 25 का 5 हाथ से लगेगा 2, 5 2 7, 7 6 11, 11 6 15, 15 7 22, 22 और 3 25, कितना 255। फिर से जोड़ 6 2 8, 8 5 13, 13 7 20 5 25, 25 के 5 हाथ से लगा 2, 3 2 5, 5 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 5 25। मीन्स जो डी प्रकार की कारों का उत्पादन है वो कितना है 255। इतनी बात क्लियर हो गई, यहाँ तक की कोई परेशानी है आपको बताइए। इतनी बात सभी को क्लियर है। हमने डी प्रकार की कारों को जोड़ लिया और बी प्रकार की कारों को जोड़ लिया, जो से वर्ष उसने बोले थे। अब क्या कहा, उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है। हमने आपको प्रतिशत में बताया है, जब भी अधिक और कम की बात करेगा तो आप उसमें अधिक और कम जरूर निकाल लेना। जब भी अधिक और कम की बात करेगा तो सबसे पहले आप निकालना कि कितना कम है और कितना ज़्यादा है। कितना कम और ज़्यादा है, ये 45 ज़्यादा है। 45 गुणे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा प्रकार की कारों का कुल उत्पादन इतने वर्षों के उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है, तो बटे में 255 काटिए, 50 25, 5 का 5, 5 9 45 आ जाएगा, 3 त्रिका 9 और 17 त्या 51, तो आ जाएगा 300 बटे 17। अब 17 से 300 को डिवाइड करो, देखिएगा आंसर देख रहे हैं, कोई पॉइंट के पास पहुंचेंगे हम आंसर पे टिक लगाएंगे। 17 का 17, 10 से 7 जाएगा, 3 एक हासिल चला गया था, 2 बचा, 2 से 1 जाएगा 0। 17 से कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 7 बार में, 7 7 49 नहीं, ये चला जाएगा कितनी बार में, 130 आया है। डिवाइड करो 17, 8 7 56 का 6 हासिल लगेगा 5, 8 का 8 5 13 मीन्स 7 7 49 का 9 हासिल लगेगा 4, 7 का 7 4 11। जो कि इसका एक ऑप्शन गलत है, वो ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या क्या है। ये ऑप्शन दिया गया है, एक 15.8, एक 17.6। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन कभी कभी मिस्टेक हो जाता है बेटा। हाँ, ऑप्शन हमने यहाँ पे 15.8 है, ठीक, और ये वाला 18.2 है और 17.6 18.4 और सही है। कैलकुलेशन चेक करिए एक बार फिर से, इसको घटा दिया ठीक है। ये 50 25 और 5 का 5, 5 9 45 कट गया ठीक है। ये 3 त्रिका 9, 3 एक 3, 2 जाएगा, 3 7 21 ठीक है। ये 300 बटे 17, 17 एक 17, फिर कितना बचेगा 17 13, 17 7 7 7 49 का 9 हासिल लगा 4, हाँ 17 7 जाएगा, 7 7 49 का 9 हासिल लगेगा 4, 7 का 7 4 11, तो मीन 17 पॉइंट कुछ आएगा, 17 पॉइंट कुछ, ये है ऑप्शन में, ये टिक लगा लीजिए ठीक है। बताइए कोई परेशानी है, समझ में आ रहा है। कैलकुलेशन देखे रहिएगा, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक होती तो आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, सभी को समझ में आ रहा है, कोई परेशानी यहाँ पे। चलो हम पूरा कैलकुलेशन आज नहीं करेंगे ठीक है। आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है, पहले सॉल्व करके टिक लगाना है, आपको आंसर भेजना है कमेंट में, उसके बाद सॉल्व देखना है मेरा। चलिए आइए, और पेपर सेम आपके क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, कुछ ऐसे ही डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन पेपर पैटर्न ऐसा ही चलेगा ठीक। आइए अगला क्या कह रहा है, यदि बी प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को वृत्त आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है तो 2016 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़े का त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाएंगे, यह ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आप समझ पा रहे हो, आप सभी लोग क्वेश्चन पढ़ के आप समझने का प्रयास करो, आपके समझ में आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, सभी लोग बताएंगे, सबको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन।
बोलो भैया जल्दी से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बी प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को वृत्त आरेख के द्वारा दर्शाया गया है तो 2016 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़े का त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। 2016 कहाँ है, ये देखो ये है 2016 का केंद्रीय कोण बताना, त्रिज्य खंड का एक कोण बताना, मीन्स वृत्त आरेख पे जैसे होता है ना केंद्रीय कोण बताइए कि वो कितने डिग्री का है, वही बताना है आपको। चलिए 2016 में कार का उत्पादन हमें बताया गया कि ए जो है 36 बनाता है, बी 60 बनाता है, सी 54 बनाता है, डी 46 और ई 48। आपको बताना किसका है, बी प्रकार का। बी प्रकार की कितनी कारें बनती हैं, 60, तो 60 लिख लीजिए। और कोण में बदलने के लिए क्या करते हो, 360 से गुणा, क्योंकि वृत्त जो है पूरा वो 360 डिग्री का होता है। किसी भी चीज़ को कोण में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको उसमें 360 से मल्टीप्लाई करना होगा। अपॉन में टोटल कितनी कारें बनती हैं, जोड़ दो, 8 6 4 10 10 8 18 का 88 लगा, 1 4 4 8 8 5 13 13 6 19 1 20 3 23 238 कारें बनती हैं। अपॉन में 238 लिख लो। काटो, देखो कटेगा किसी से, काटिए, किससे कटेगा बताओ कितना बनेगा, काटो, ये सही जोड़ के काट के बताओ कितना बनेगा, कितना बनेगा बताइए जल्दी से सभी लोग, काटो जल्दी से। काटिए सभी लोग, हम ही काट दें, बताओ कितने डिग्री आंसर आ रहा सबका, आंसर इसका 60 डिग्री आएगा। काटिए सभी लोग जल्दी से। यार तुम लोग काट भी नहीं पाओगे क्या, तब तो बड़ी समस्या है। आगे बढ़ें, चलो आओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, निम्नलिखित तालिका में विभिन्न कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या के प्रतिशत और लड़कों एवं लड़कियों के अनुपात को दर्शाया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपके पेपर में, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। सभी लोग क्वेश्चन पढ़ो और समझो क्या कह रहा है, जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन पढ़ो और समझो क्या कह रहा है, बताइए। उसके बाद सभी लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन, आप लोग लगाइए जल्दी से। भैया मेहनत करिए, आप लोग मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है मेहनत करना आपका। बताया जाए इसको, चलिए समझिए। कह रहा निम्नलिखित तालिका में विभिन्न कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या के प्रतिशत और लड़कों एवं लड़कियों की संख्या के अनुपात को दर्शाया गया है। मतलब जो लड़के और लड़कियां हैं उनके अनुपात को भी दिया गया है, और जो लड़के और लड़कियां हैं उनके प्रतिशत को भी दिया गया है, दोनों चीज़ दिया गया है। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है वो लड़के और लड़कियों के प्रतिशत को दिया गया, और ये वाला जो पोर्शन है वो लड़के और लड़कियों के अनुपात को दिया गया है, रेशियो को दिया गया है, ठीक है। चलिए, और ये कॉलेज दिया गया कि वहाँ पे कौन कौन से कॉलेज चलते हैं, इतनी बात क्लियर है। ABCDEF 6 कॉलेज वहाँ पे हैं, वहाँ पे लड़के जो है इस प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, और टोटल जो है लड़कियों को लड़कों और लड़कियों के रेशियो को भी डिवाइड कर दिया गया, ठीक भैया। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक। आइए समझिएगा, यदि 10% लड़कियों को कॉलेज ए से कॉलेज ई में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो कॉलेज ई में लड़कियों की प्रतिशतता में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 18%, यहाँ पे 14%, यहाँ पे 22%, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 16%। ऐसे ही बच्चे हर कॉलेज में है ना, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। आप समझिएगा, कॉलेज ए की बात करते हैं, अगर ये टोटल बच्चों की बात करो तो ये टोटल जो है हमारे 100% स्टूडेंट हैं, ठीक है, 100% स्टूडेंट हैं। आप जोड़ लीजिएगा, ये 100% बनेगा। वहाँ पे सभी कॉलेजों में मिला के 100% विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, ठीक। हमसे कहा गया विद्यार्थियों की कुल संख्या 1800 है, मीन्स 100% की वैल्यू आपको दी गई है 1800, समझते जाइएगा। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी।
अब कॉलेज ए में अगर लड़कों की पूरी संख्या कितनी हो जाएगी, पूरी संख्या 20% है, कॉलेज ए में 20% है, तो 1% की वैल्यू अगर 18 है तो टोटल संख्या हो जाएगी 360। वहाँ पे लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग डिवाइड कर लो। यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ कैसे हैं, बात को समझिएगा आप। लड़के और लड़कियां जो है हमारी 4:5 के अनुपात में है, मीन्स 4 और 5 के अनुपात में लड़के और लड़कियों को बांटा गया, मीन्स 4 और 5 लड़के और लड़कियां हैं। तो 4 और 5 अगर जोड़ दोगे तो टोटल कितनी लड़के और लड़कियां हैं, 9 यूनिट हैं। 4 यूनिट लड़के हैं और 5 यूनिट लड़कियां हैं। 9 यूनिट का मान आपको दिया गया 360, 9 यूनिट का मान आपको दिया गया 360, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 40। 1 यूनिट का मान 40। अगर वहाँ पे 4 यूनिट लड़के हैं और 5 यूनिट लड़कियाँ हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे, 160, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, 200। हमने दोनों को अलग अलग बांट लिया कि वहाँ पे कितने लड़के हैं कितनी लड़कियाँ हैं। समझ रहे हो सभी लोग। 9 यूनिट का मान 360 है, मीन्स टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या 360 आई थी, टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या 360। हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल लड़के और लड़कियां हो गई 9 यूनिट, हो गई 9 यूनिट का मान हमने लिख दिया 360, तो 1 यूनिट का मान 40। और 40 का जब इसमें गुणा करोगे तो 4 चौको 16, 160 लड़के और 4 पंचे 20, 200 लड़कियां। ठीक है, ये आ गया, इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या कह रहा है, ए की 10% लड़कियों को कॉलेज ए से ई में स्थानांतरित किया जाता है। 200 का 10% जो है, 10% कितना हो जाएगा, 20 लड़कियों को कॉलेज ई में भेजा जाता है। अब आओ कॉलेज ई की बात करते हैं। कॉलेज ए की बात हो गई। कॉलेज ई क्या है, 10% है। 1% की वैल्यू 18 है तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे जो लड़के और लड़कियों का रेशियो है 2:3 है, मीन्स 2 यूनिट लड़के हैं 3 यूनिट लड़कियाँ हैं, दोनों को जोड़ दोगे तो 5 यूनिट हो जाएगा। 5 यूनिट का मान आपको दिया गया 180, समझते चलिएगा। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 36। तो 36 का जब इस 2 में गुणा करोगे तो 72 लड़के निकलेंगे, और 36 का जब इस 3 में गुणा करोगे तो 108 लड़कियां निकलेंगी, और टोटल 180 लड़के हैं वहाँ पे, 180 लड़के और लड़कियां हैं। ठीक है, 72 लड़के हैं और 108 लड़कियां हैं। अब अगर यहाँ पे प्रतिशत की बात करते हो, पहले सबसे पहले लिखा लड़कियों का पहले प्रतिशत कितना था, पहले वहाँ पे 108 लड़कियाँ थी, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे, अपॉन में टोटल स्टूडेंट 180, 1 0 से 0 कट जाएगा, 18 छंग 108, मीन्स पहले वहाँ पे 60% गर्ल थी। जब वहाँ पे ए वाली लड़कियाँ ई में नहीं आई थी तो वहाँ पे 60% गर्ल थी। अब क्या हुआ, बाद में ए की 20 लड़कियाँ यहाँ भेज दी गई, तो 20 लड़कियाँ जब भेज दी गई तो लड़कियाँ कितनी हो गई, 128। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा, टोटल अब स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, पहले 180 लड़कियाँ थे, अब 20 लड़कियाँ और आ गई तो टोटल 200 हो गए, 200 बच्चे वहाँ पे आ गए। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 छंग 12, 2 चौको 8, अब 64% लड़कियाँ हैं, तो इन्हीं दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4%। यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कहीं पे है, कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, ये मुझे पता है, लेकिन बहुत आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। सभी लोग को समझ में आ गया है, आगे बढ़ा जाए, चलिए समझते। देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, नहीं इग्नोर बिल्कुल मत करना। ये क्वेश्चन 100% एक आपके पेपर में आएगा, ये आज मैं लिख के दे रहा हूँ, दावा है मेरा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉलेज ए और बी में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। कॉलेज ए और बी में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। पहले कॉलेज ए में अभी आप बॉय और गर्ल निकाल के गए हैं, बॉय और गर्ल देखिए पीछे निकाल के गए हैं कॉलेज ए में। ये कॉलेज ए में आपने निकाला है 160 बॉय हैं 200 गर्ल हैं, तो इसको लिख लो 160 बॉय और 200 गर्ल, इसको लिख लो, कोई परेशानी नहीं है। कॉलेज बी में आओ, कॉलेज बी में बॉय और गर्ल की संख्या निकालो। कॉलेज बी कहाँ पे, ये कॉलेज बी में 18% है, अभी आप पीछे निकाले थे 1% की वैल्यू 18 निकाले थे, तो 18% की वैल्यू हो जाएगी 324, मीन्स वहाँ पे टोटल बॉय और गर्ल कितने हैं, 324 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो कितना है, 2 1 3, मीन्स 3 यूनिट का मान दिया गया है 324, और 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 108 हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। अब आपके पास 1 यूनिट लड़के हैं तो 108 लड़के हो जाएंगे,
और आपके पास 2 यूनिट लड़कियां हैं तो 216, 200 उसमें गुणा कर दो, 216 लड़कियां हो जाएंगी। रेशियो किसका बनाना है? बॉय और गर्ल का। बॉय को एक साइड ऐड करो 160 प्लस 108, और गर्ल को एक साइड ऐड कर लो 200 प्लस 216, 200 प्लस 216 क्या हो जाएगा? ये 8 6 268 रेशियो 416। काट दो इसको, आंसर आ जाएगा आपका 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 एक 4, 4 चौको 16। है कोई 67 रेशियो 104? देखिए कुछ करना है, बताइए। अगर आप इस वाली बात को ना समझ पा रहे हो तो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूं। चलो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है? आप आंसर मिला लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं कैसे होता है। आप एक बात को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उस बात को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हम इस बी वाले पोर्शन की बात करते हैं, ठीक है? हमारे पास 100% की वैल्यू है 1800, ठीक? 1% की वैल्यू आएगी 18। उस कॉलेज में जो टोटल बॉय और गर्ल, लड़के और लड़कियां हैं, वो 18% है। 1% की वैल्यू 18 है तो 18% की वैल्यू हो जाएगी 18 गुणे 18 324। मीन्स उस कॉलेज में टोटल बॉय और गर्ल इतने हो जाएंगे, ठीक है? बॉय और गर्ल हमारे 324 हो जाएंगे। बात समझिएगा, एक बार रेशियो समझ लीजिए, कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज होंगे, वो जरूर समझ लें, ठीक? हमारे पास बॉय और गर्ल का रेशियो कितना दिया गया है? 1:2। 1:2 मीन्स बॉय जो है हमारे पास वो 1 यूनिट है और गर्ल जो है वो हमारे पास 2 यूनिट है। और बॉय और गर्ल की टोटल संख्या हमें दी गई 324, तो 1 यूनिट प्लस 2 यूनिट, बॉय और गर्ल की टोटल संख्या हमारे पास है 324। मीन्स 3 यूनिट का मान हो जाएगा 324, मीन्स 1 यूनिट का मान हो जाएगा 108। 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, 3 एक 3, 3 8 24, ठीक? तो बॉय 1 यूनिट है तो बॉय 108 हो जाएंगे। गर्ल 2 यूनिट है, 2 का इसमें गुणा कर दोगे 216 हो जाएंगी गर्ल। बताइए, ये है रेशियो मेथड, ठीक है? बात समझ गए सभी लोग? अब तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं है कि सर जी ये बॉय और गर्ल कैसे बांट देते हैं। अगले क्वेश्चन से हम डायरेक्ट बांट देंगे, ठीक है? आपको मैंने एक बार में समझा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन पहले आप लगाइएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलिए समझिए, अगला क्वेश्चन ये है, लड़के और लड़कियों की कुल संख्या के बीच अनुपात का प्रतिशत किस कॉलेज में सबसे कम है? बताओ भैया जल्दी से। लड़के और लड़कियां किस कॉलेज में सबसे कम हैं? अनुपात का प्रतिशत। वहाँ पे लड़कियां भी कम है, वहाँ पे लड़के भी कम हैं। कोई परेशानी नहीं, दोनों लोग तो कम हो, कोई ज़्यादा तो नहीं हो। कोई ज़्यादा होते तो समस्या होती, जब दोनों लोग कम हो तो कोई परेशानी नहीं है। अगर लड़के ज़्यादा होते हैं तो वो लड़कियों पे हावी होते हैं, लड़कियां ज़्यादा होती हैं तो लड़कों पे हावी होते हैं। और जब दोनों बराबर हैं तो कोई किसी पे हावी नहीं है, सब बराबर है ना। चलो, और गवर्नमेंट वैसे भी इतने सारे कानून बना के रखी लड़कियों के लिए, बेचारे लड़के सब फंस जाते हैं किसी ना किसी कानून में आके ना। हाँ, टेंशन मत लो, ज़िंदगी है, चलती रहेगी। बताओ आंसर बताओ जल्दी से। कह रहे हैं लड़के और लड़कियों की कुल संख्या के बीच का अनुपात प्रतिशत किस कॉलेज में सबसे कम है? लड़के और लड़कियों के किस कॉलेज में अनुपात का प्रतिशत सबसे कम है? तो अनुपात तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? सबसे पहले आओ ADEC, ऑप्शन में A है, B नहीं तो ये नहीं हो सकता, C है, D है, E है, F है। ये 2 आंसर तो कट गए क्योंकि ये ऑप्शन में ही नहीं तो मतलब ये नहीं होंगे, ठीक? आओ, यहाँ पे अनुपात कितना है? 1 कम है, यहाँ पे भी 1 कम है। देखो सब जगह 1 कम है, यहाँ पे भी 1 कम है, यहाँ पे भी 1 कम है, और यहाँ पे भी 1 कम है, यहाँ पे 2 कम है, ठीक? अनुपात के बीच, दोनों के अनुपात के बीच डिफरेंस ले लिया, बॉय और गर्ल के रेशियो के बीच में हमने अंतर ले लिया, ठीक? अब उन्होंने कह रखा लड़के और लड़कियों की कुल संख्या के बीच, कुल संख्या के बीच अंतर कितना आया? 1। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे, टोटल संख्या कितनी है? 5 4 9। फिर यहाँ पे कितना अंतर, इसको तो लेना नहीं है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ पे 1 गुणे 100 बटे 4 3 7 टोटल संख्या रख रहे हैं, क्योंकि लड़के और लड़कियों की कुल संख्या की बात किया है इसलिए नीचे टोटल संख्या रख रहे हैं, ठीक है? उससे हमें बताना है कि कौन सा एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे प्रतिशत में संख्या कम है, प्रतिशत में, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आओ, 1 गुणे 100 बटे 11, इसको करना नहीं है, इसको करो 1 गुणे 100 बटे 5,
ठीक, तो आप एक बात को ध्यान रखो, ऊपर सबके पास 100 है और 1 है, 100 में 1 का गुणा करोगे 100 आएगा, मीन्स सबके पास 100 है ना। और नीचे वाली संख्या पे फोकस करो, 9, 7, 11, 5। तो जब भी बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे तो वहीं पे तो कमी आएगी, प्रतिशत कम आएगा। जब भी किसी चीज़ को बड़ी चीज़ से काट दोगे तो वो छोटा हो जाएगा, और छोटी चीज़ से काटोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो उसने कहा सबसे कम है, मीन्स जहाँ पे सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड किया जा रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। क्या? 6:5, मीन्स हमारा डी। यहाँ पे सबसे कम प्रतिशत है बच्चों के बीच में, लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच में जो प्रतिशत है सबसे कम कहाँ है? वो डी में है। चलिए आगे बढ़ें। कॉलेज डी, ई और एफ में लड़कियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है? कॉलेज डी, ई, एफ में ये है। कॉलेज डी, ई, एफ में लड़कियों की कुल संख्या का प्रतिशत क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे और इसे बहुत लॉन्ग मेथड से लगा देंगे, जो हमें पेपर में नहीं करना है। हमने ये जो मॉक टेस्ट की क्लास बनाई वो इसीलिए बनाई है कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको लॉन्ग मेथड ना लेना पड़े, शॉर्ट मेथड लें, आप उस चीज़ को समझ सकें। उसने कहा डी, ई, एफ में लड़कियाँ, तो डी, ई, एफ में लड़कियाँ तो यही हैं, इतनी तो लड़कियां हैं। डी, ई, एफ में हम लड़कियों के रेशियो को ले रहे हैं, ठीक है। तो डी, ई, एफ में उतनी ही तो लड़कियां हैं। तो 5, 3, 8, 7, 15 लड़कियां हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे? 100 से गुणा, ठीक है। लड़कियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना? कुल संख्या तो ये है ना हमारे पास, कितनी है? 22%। 22 सबको जोड़ दो, कितनी है? 22 और 10 और 6, 2, 8, 2, 1, 3, 1, 4, कुल संख्या 48। देखो इसमें लड़के और लड़कियां सभी तो शामिल हैं, तो उनकी कुल संख्या 48 और लड़कियों की संख्या जो रेशियो में था हमने उसको जोड़ के लिख दिया और 100 से गुणा कर दिया। अब काट दो इसको, कितनी बार में कटेगा? 3 और 25 15, 3 1 9 3, 3 6 18, मीन्स 500 को 16 से डिवाइड कर दो। 16 3 48, 16 चौको 64, 16 3 48। ऑप्शन में ही नहीं है, कुछ गलत जोड़ दिया क्या हमने? सोच, एक बार फिर से देखते हैं। अगर हम कुल संख्या की बात करते हैं तो कोई वैल्यू, एक मिनट बेटा, एक बार समझ लेते हैं फिर से। कॉलेज डी, ई, एफ है, ये है कॉलेज, ठीक है, ये कॉलेज है। अगर इसमें लड़कियों की संख्या की बात किया गया तो लड़कियां तो हमारे पास 5, 3, 10 और 5, 3, 8, 7, 15 हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे। अपॉन में कुल संख्या, तो ये कह सकते हैं हम 6, 5, 11, 3, 2, 5, 9, 7, 16। कुल संख्या ये हो सकती है आपकी कितनी? 32। ये अप्रॉक्स में इसको आप काटो, कितना जाएगा? ये 32 से काटो, आंसर इसका 47.9 आएगा। अप्रॉक्स में आएगा कुछ, ठीक है, अप्रॉक्स में आएगा। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। 47.9 आएगा हमारे हिसाब से, हाँ आंसर 47.9 आएगा। आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अलग अलग संख्या मत बांटना। अप्रॉक्स में क्वेश्चन जाएगा 46.9 या 47 तक, तो आप 47.9 को आंसर करना, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्स में जो जाता है वो उसी के पास वाला कोई भी आंसर होगा उसको लगा देना, वरना इसको पूरा सॉल्व करोगे तो बहुत समय लग जाएगा। एक एक लड़कियों की संख्या अलग अलग निकालोगे फिर जाके लगाओगे तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आप पढ़िए जल्दी से। आप लोग लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सब नकल किए ले रहे हैं। ऐसा कुछ मत करना कि मेरी मेहनत खराब जाए, बहुत मेहनत है ना। चलिए आइए, अब इसमें क्या कह रहा है? हाँ, इसमें एक डिजिट यहाँ पे गलत है, वो भी आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 9 है। चलिए आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में किसी कॉलेज में 2000 से 2004 तक की प्रतिवर्ष भर्ती हुए और उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या दर्शाई गई आकृति का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। मीन्स इसमें एक कॉलेज है वो दिया गया है जिसमें प्रतिवर्ष बच्चे एडमिशन लेते हैं और बच्चे उत्तीर्ण होते हैं। दो चीज़ों को दर्शाया गया है कि इतने बच्चे एडमिशन लिए, इतने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, जो बचे हैं वही फेल हुए हैं। चलो ठीक। तो कह रहा है वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2003 में भर्ती हुए छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? 2001, ये 2002 है। 2001 में कितने विद्यार्थी भर्ती हुए? 9।
और 2003 में कितने विद्यार्थी भर्ती हुए? 12। मीन्स 2001 में उस कॉलेज में 9 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया और 2003 में कितने विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया? 12। 2001 में जो विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है वो 9 लिया है और 2003 में जो विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया 12 लिया। तो कितने ज़्यादा विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया? 3। हमने कहा जब भी प्रतिशत में बदलने की बात करेगा, अगर क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि या कमी की बात की जाएगी तो सबसे पहले आप घटा के ये निकालोगे कि कितनी वृद्धि हुई है या कितनी कमी हुई है। ठीक, तो वृद्धि गुणे 100 बटे 2001 की तुलना में, तो 2001 वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी कितनी? 9। 3 त्रिक का 9, 3 से काटो कितना आएगा? 33.3%। आ गया आंसर सबका? कोई ऐसा जिसका ना आया हो? कोई परेशानी? आगे बढ़ाया जाए? चलिए जल्दी जल्दी बढ़िए, बहुत क्वेश्चन है अभी, 10वां क्वेश्चन चल रहा, अभी 20 और हैं। कह रहा वर्ष 2000 से 2003 में भर्ती हुए छात्रों की संख्या और उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात क्या है? वर्ष 2000 से 2003 में भर्ती हुए, वर्ष 2000 से 2003 में, वर्ष 2000 में 6 छात्र आए, 6। वर्ष 2001 में 9 छात्र आए एडमिशन लेने, वर्ष 2002 में 8 छात्र आए एडमिशन लेने और वर्ष 2003 में 12 छात्र आए एडमिशन लेने। ठीक, तो टोटल कितने छात्रों ने एडमिशन लिया? 8, 12, 8, 20, 20, 9, 29 और 6, 35। टोटल 35 छात्रों ने एडमिशन लिया है। ठीक है, और क्या हुआ? और उत्तीर्ण हुए छात्रों, कितने छात्र पास हुए हैं? 4 + 6 + 8, 4 + 6 + 6 + 9, 4 + 6 + 6 + 9, 9 6 15, 6 4 10, 25 छात्र पास हुए हैं। रेशियो बना दो 25:35, 50 25, 5 7 35। आप इसको लिख सकते हो 5/7। आपका आंसर आ गया डी वाला। बताइए कोई परेशानी? कुछ नहीं किया, जो 2001 से 2003 तक जितने बच्चों ने एडमिशन लिया उनकी संख्या को जोड़ दिया तो 35 आ गया। 2000 से 2003 तक जितने बच्चे पास हुए उनकी संख्या को जोड़ दिया और दोनों का रेशियो बना दिया, बस आंसर आ गया। चलिए बहुत आसान है तो। चलिए तीसरा क्वेश्चन, कौन से 2 वर्षों में छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 60 से 70 के बीच है? कौन से 2 वर्षों में? सबसे पहली बात याद करिएगा, आंसर में वो सिर्फ 2 ही वर्ष होंगे जिसमें 60 से 70 के बीच में छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत है। आइए यहाँ पे कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? 4 पहले वाले में। आइए वहीं पे सॉल्व करना सीखिए। चलो देखो, पहले वाले में 4 छात्र उत्तीर्ण हुए, प्रतिशत में बदलने लिए 100 से गुणा करेंगे। टोटल छात्र कितने हैं? 6, 2 दूनी 4, 2 3 6। मीन्स यहाँ पे उत्तीर्ण छात्र हैं 200/3%। मीन्स यहाँ पे 66 से ही 2/3%। पहला तो मिल गया 2000, आंसर में 2000 जरूर होगा क्योंकि उसने कहा सिर्फ 2 ही वर्ष हैं। ऐसे 2 ही वर्ष हैं जहाँ पे छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 60 से 70 के बीच में था। 60 से 70 के बीच हमने पहले वर्ष में निकाला सिर्फ 2000 में। 2000 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या है 4 रख दी, 100 से गुणा किया प्रतिशत में बदलने के लिए, अपॉन में टोटल छात्र कितने जो एडमिशन लिए थे 6 हैं, 6 से डिवाइड किया तो ये बन गया 66 से 2/3%। 60 से 70 के बीच ही में तो आएगा 66 से 2/3%। तो उसने कहा था 2 वर्ष हैं तो वो कौन सा है? 2000 और 2001, क्योंकि आंसर में 2000 जरूर होगा। बात समझ में आई? आंसर में 2000 जरूर होगा तो वही आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है आपको? समय वेस्ट नहीं करना हमें। आइए आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िए जल्दी से और लगाइए आप। यहाँ पे 9 है, ये 1 डिजिट गलत चल रही है, आप लोग सही करते चलना, ठीक है? हाँ लगाओ जल्दी से सभी लोग, बताओ क्या आएगा। कह रहा वर्ष 2000 में भर्ती हुए छात्रों की संख्या, वर्ष 2000 में भर्ती हुए, वर्ष 2002 में भर्ती हुए, वर्ष 2002 कहाँ गए? ये देखो, वर्ष 2002 में भर्ती हुए छात्र कितने हैं? 8 का रेशियो बताना है। किससे? वर्ष 2003 तथा 2004 में, वर्ष 2003 तथा 2004 में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या से औसत अनुपात क्या है? तो वर्ष 2003 में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? 9। वर्ष 2004 में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? 9। तो 9 + 9 औसत में बदलने में क्या करोगे? 2 से गुणा, तो 9 9 18, 18/2 मतलब कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? 9 औसत में, तो रेशियो बनेगा 8:9। बताइए कोई परेशानी? आंसर आपका आ गया सी वाला। सबको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा जिसको ना आ रहा हो?
पूरी मेहनत करते चलो, जरूर समझ में आएगा। जितने लोग नए बच्चे जुड़ेंगे वो हमारी सबसे पहले एवरेज की क्लास पढ़ेंगे, फिर प्रतिशत की क्लास पढ़ेंगे, फिर डीआई पढ़ेंगे, जिससे उनको समझ में आए। 16 दिन का समय, 16 दिन रात दिन एक कर दो, ठीक है। खूब पढ़ो, जिससे कि कम से कम 70 से 80 के नंबर में आप एवरेज में रहो जरूर। इससे नीचे जाओगे तो शायद आपकी जो किस्मत है वो थोड़ी सी बेकार हो सकती है। तो कोशिश करो कि 70 से 80 के बीच में रहो, जिससे आप आने वाले पेपरों को दे सको। और आज बात करने का बिल्कुल समय नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कराने हैं, वरना क्लास 4 घंटे की बनेगी अगर मैं बात करूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग आपसे बात नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि कंपनी एक वर्ष 2015 में 5000 इकाई की बिक्री करती है। एक कोई कंपनी, दो कंपनियां हैं इसमें, एक और दो। उसने कहा कंपनी एक जो है वर्ष 2015 में 50,000 इकाई की बिक्री करता है, कोई सामान 50,000 बेचती है, तो वर्ष 2015 में उसका उत्पादन क्या होगा। तो वर्ष 2015 में उसने उसका उत्पादन कितना किया। तो आइए 2015 कंपनी एक 2015, कंपनी एक कहाँ पे है पहले ये देखो। कंपनी एक का कलर नीला वाला है, ठीक है, कंपनी एक का कलर नीला वाला है। 2015 में जाओ, कंपनी एक ने 2015 में 1.3 वर्क किया है, ठीक। कंपनी एक ने 2015 में 1.3 वर्क किया और 5000 इकाई उत्पादन किया है, ठीक, 50,000। तो 1.3 को आप ये लिख सकते हो, पॉइंट हटा के नीचे 10, तो ये हमारा उत्पादन है ऊपर वाला, और नीचे वाला हमारा बिक्री है। ये आपको थोड़ा सा समझना होगा, क्वेश्चन में दिया नहीं है, ठीक। तो ऊपर वाला उत्पादन और नीचे वाला बिक्री। बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जा रहे थे कि सर जी इसमें बिक्री और उत्पादन दिया गया, बिक्री नहीं दिया गया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो ऊपर वाला होगा वो आपका उत्पादन है, नीचे वाला आपका क्या होगा, बिक्री होगा। आपको कंपनी का क्या दे रखा है, आप 50,000 बिक्री करते हो, तो बिक्री 10 यूनिट का मान आपको दे रखा है 50,000। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो, कितना आएगा, 5,000 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास अब बताना क्या है, वर्ष 2015 में उसका उत्पादन क्या है। उत्पादन उसने कितना किया है, 13 यूनिट। अगर 1 यूनिट का मान 5,000 है तो 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 65,000। आपका आंसर आ गया होगा 65,000। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि सबका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। किसी सॉल्यूशन ही देख रहे हो मेरा, हाँ बताइए। आज बहुत मेहनत है, आज बहुत क्वेश्चन पढ़ाने पड़ेंगे ना, आप 30 क्वेश्चन पढ़ाने हैं हमें। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए हम करने को तैयार हैं मेहनत। चलिए आइए अगला क्वेश्चन समझते चलना बस भैया, और कुछ मत करना, आप समझते चलो बस। कह रहा है कंपनी 2 का वर्ष 2012 का उत्पादन 3,000 है। कंपनी 2 मतलब लाल वाली, वर्ष 2012 में आओ, लाल वाली का उत्पादन कितना है, 75 है। 2012 में कंपनी 2 का उत्पादन जो है वो 75 है, 0.75। तो पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा, 100। 25 ત્યાં 75, 25 चौको 100। तो कह रहा उत्पादन ऊपर वाला है, बिक्री नीचे वाला है। 3 यूनिट का मान आपको 30,000 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4,000। तो इस वर्ष कंपनी का जो बिक्री है वो कितना हो जाएगा, बिक्री कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट है तो 4 गुणे 4,000, तो कितनी बिक्री करता है, 16,000 की ये बिक्री है उसकी, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई सबको, कोई परेशानी, यहाँ तक कि तो सब लोग समझ गए होंगे ना, ठीक। अब आगे क्या कह रहा, अगली लाइन पढ़ो। यदि वर्ष 2012 और 2013 में कंपनी 2 की बिक्री बराबर है, मीन्स 2012 में कंपनी जितनी बिक्री करती है सामान की उतनी ही 2013 में करती है। तो 2012 में जब उसने 16,000 किया है तो वो 2013 में भी 16,000 बिक्री करेगा, ठीक है, बिक्री बराबर है। तो 2013 में इसका उत्पादन कितना है, 2013 में कंपनी 2 का, 2013 ये है, कंपनी 2 ये है, 0.4 को क्या लिखोगे, पॉइंट हटाओगे, ये आएगा 4/10 मीन्स 2/5। ये हमारा उत्पादन हो जाएगा और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, बिक्री। और 2012 और 2013, ये 2013 है, ठीक, हाँ, और ये 2012 है। उसने कहा 2012 और 2013 में उसकी बिक्री जो है समान है, तो यहाँ पे बिक्री कितनी है, 5 यूनिट। इनकी बिक्री कितनी है, 16,000, क्योंकि दोनों की बिक्री आपस में समान है। 5 से काटो, 5 × 15, 1 हासिल जाएगा, 5 दूनी 10, 3200। और उन्होंने उत्पादन पूछा है, तो उत्पादन हमारा कितना है, 2 यूनिट है, उत्पादन हमारा 2 यूनिट है। 2 यूनिट का मान पूछा है, 1 यूनिट का मान 3200, तो 2 यूनिट का मान 6400। बताइए है ऑप्शन में,
नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कुछ गलत तो नहीं ले लिया? 2013 में 0.4, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 पंची 10, 3 यूनिट का मान हो गया 3000, तो 1 यूनिट का मान हो गया 1000। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिया, ठीक है। 3 यूनिट का मान 3000, तो 1 यूनिट का मान 1000, 3 से कट जाएगा ना, सॉरी। तो 4 यूनिट का मान आ जाएगा 4000। ओहो, 4 यूनिट का मान आ जाएगा 4000। 2012 2013 समान है, तो यहाँ पे भी 4000 आ गया। तो 55 × 40 मीन्स 800, ठीक। तो यहाँ पे आ जाओ, ये हो जाएगा 800 × 2 मीन्स 16,000 है ऑप्शन में, 1 जीरो कहीं छूट रहा है, आंसर 16,000 आपका आएगा, ठीक है। कोई परेशानी? अब मैं बता देता हूँ, एक छूट गया था, एक गलती हो गई थी। क्या? देखो, हमसे क्वेश्चन ने कहा कंपनी 2 का बिक्री वर्ष 2012 का उत्पादन 3000 है। कंपनी 2 का वर्ष 2012 का उत्पादन कितना है? 3000। तो हमने कंपनी 2 पे गए, अब बात समझिएगा, कंपनी 2 और वर्ष 2012 में उसका जो है मान वो 0.75 है। 0.75 रख दिया, 0.7 से पॉइंट हटाया तो 75/100 बनेगा। 25 या 75, 25 को 100 काट दिया। ये ऊपर वाला हमारा उत्पादन है और नीचे वाला हमारा क्या है? बिक्री है। उसने उसका उत्पादन दे रखा तो 3 यूनिट का मान 30,000 दे रखा, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 10,000, ठीक। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान जब 10,000 है, उसका बिक्री जो है 4 यूनिट है, तो इसका मान हो जाएगा 40,000, ठीक। तो इसका मान भी हो जाएगा 40,000, इसका मान हो जाएगा 8,000। देखो गलती मिल गई, क्या हो गया? 16,000। बात समझ गए? मैं समझ गया था 1 जीरो कहीं छूट गया है। बात समझ गए सभी लोग? अब आंसर क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन थोड़ा सा आज लेवल पे है, तो थोड़ा सा तो माइंड आपका ख़राब करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेपर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ज़रूर। कुछ ना कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको परेशान जरूर करेंगे। तो आज अगर आप परेशानी झेल लोगे तो पेपर में आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ें, कोई परेशानी? सबको समझ में आ गया है। और यहाँ पे हमने 4000 इसलिए रखा है क्योंकि उसने कह रखा है 2012 और 2013 की बिक्री जो है वो समान है। मीन्स 40,000 की बिक्री वो 2012 में भी करता है और 2013 में भी करता है। तो यहाँ पे जो बिक्री थी ये 5 यूनिट थी, तो 5 यूनिट का मान हमने 40,000 रख दिया था। आगे बढ़ें, चलिए। ये क्वेश्चन दिया गया है, कंपनी 1 का वर्ष 2014 का उत्पादन 18,000 है तथा कंपनी 2 की वर्ष 2012 में बिक्री 15,000 है। वर्ष 2014 में कंपनी 2 की बिक्री तथा उत्पादन का अंतर बताइए, ठीक है। दोनों की उत्पादन और बिक्री का अंतर बताना है, बस और कुछ नहीं करना। चलो आओ, वर्ष 2014 कहाँ गया? ये 0.9। तो 0.9 का मतलब कौन सी कंपनी? 1 है कि कंपनी 2 है? कंपनी 1 है, कंपनी 1 नीले कलर की, ठीक है। 0.9 पॉइंट हटाओगे 9/10 आएगा। मीन्स इन दोनों का अंतर बेटा देखो 1 ही तो है, 1 यूनिट का अंतर है, समझते चलना। यहाँ पे 1 यूनिट का अंतर है सिर्फ, ठीक है। और इन्होंने कितना दे रखा है? कंपनी 1 का वर्ष 2014 का उत्पादन कितना है? 18,000। ये उत्पादन होता है आपका ऊपर वाला, हमने बार बार बता रहे हैं। तो 9 यूनिट का मान आपको दे रखा है 18,000 और 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2,000। बात क्लियर है? चलो अब आगे आओ। कंपनी 2 की वर्ष 2012 में बिक्री जो है 15,000। कंपनी 2 वर्ष 2012 और कंपनी 2 का मतलब रेड वाला ये 0.75। तो 0.75 को रखोगे 25 या 75, 25 चौको 100, इसका भी अंतर 1 ही का है ना, ठीक। यहाँ पे क्या दे रखा है? उसकी बिक्री, ये नीचे वाला बिक्री है। 4 यूनिट का मान आपको 15,000 दे रखा है, ठीक। 4 से काटोगे, 4 × 4, 4 × 12, सॉरी 4 × 12, फिर कितना बचेगा? 3, 4 से 28, 4 × 5 20। मीन्स 1 यूनिट का मान आ गया यहाँ पे 3750। अब यहाँ पे 1 यूनिट का मान आया 2000, यहाँ पे 1 यूनिट का मान आया 3750। उसने कहा है दोनों का अंतर, उत्पादन और बिक्री का अंतर कितना है? 1 यूनिट। यहाँ पे उत्पादन और बिक्री का अंतर कितना है? 1 यूनिट। दोनों का अंतर हमने 1 यूनिट ले लिया है, तो दोनों के अंतर का मान कितना आ रहा है? एक का 3750, एक का 2000। इन दोनों का रेशियो बना दो, 2000 रेशियो 3750। और आप रेशियो बना के बताओ काट के कि इसका आंसर कितना है। 1 0 से 1 0 काट देना, उसके बाद आप काट लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी? समझ गए बात को? क्वेश्चन थोड़ा सा है, 4 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल पे हैं।
एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में अच्छे लेवल पे जरूर आएंगे, इसलिए लेवल थोड़ा सा अच्छा पढ़ो, ठीक। हाँ, अब आगे बढ़ो। इस क्वेश्चन को लगा के आप आंसर कमेंट करोगे। सारे क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक आध तो तुम भी लगा लो, सब तो मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ, एक इसको नहीं लगाऊंगा। आप लगा के कमेंट करो जल्दी से। बताइए जल्दी से क्या आंसर आया इसका, जल्दी पढ़ो सभी लोग, वो बिल्कुल मेहनत से पढ़ो। आज बात नहीं करेंगे, ठीक है, बात हम लोग कल करेंगे। चलो इसका कमेंट करके आंसर बताना। आइए अगला क्वेश्चन ये है पाई चार्ट का। 17 पे पहुँचे हैं अभी हमारे पास 13-14 क्वेश्चन है। बिल्कुल मेहनत से पढ़ते जाओ सभी लोग, कोई भी नकल नहीं करेगा, मेहनत से पढ़ते चलो। आइए क्या कह रहा है, पाई चार्ट में किसी राज्य में साक्षर और निरक्षर पुरुषों और स्त्रियों, ये स्त्रियों लिख दिया, स्त्रियों बेटा ये लिखा हुआ है, ठीक है, स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। हाँ, स्त्रियों, निरक्षर स्त्रियां मीन्स अनपढ़, साक्षर पुरुष मीन्स पढ़े लिखे, निरक्षर पुरुष मीन्स अनपढ़, साक्षर स्त्री मीन्स पढ़ी लिखी। निरक्षर मीन्स होता है अनपढ़ और साक्षर मीन्स होता है पढ़ा लिखा, ठीक है। आइए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कुल संख्या 35,000 हो तो पहले आप इनको जोड़ो। देखो ये 100% बन रहा होगा, टोटल जो है 100% और 100% की संख्या है 35,000, तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितना आ जाएगा 350। 1% की वैल्यू 350 आ गई। कहा साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्रियों की संख्या के बीच में अंतर बताइए। साक्षर पुरुष कितने हैं 45% और साक्षर स्त्रियां कितनी हैं 35%। इन दोनों का अंतर कितना होगा 10%। हमें इसी का मान बताना है। 1% का मान 350, तो 10% का मान 350 गुणे 10 कितना 3500। बात समझ गए, आंसर आ गया आपका। साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्रियों के बीच में हमें अंतर बताना था, तो साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्रियों के बीच में जो अंतर आया है वो 10% का है, तो वहाँ पे टोटल संख्या जो होगी वो 3500 के अंतर पे होगी, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो समझते चलो। अरे इसका क्वेश्चन अभी पीछे लगा हुआ, चलो देख लेते हैं। निरक्षर पुरुष और निरक्षर स्त्रियों के केंद्रीय कोण का अंतर बताइए, ठीक है। निरक्षर पुरुष और निरक्षर स्त्रियों, निरक्षर पुरुष कितने हैं 8% और निरक्षर स्त्रियां कितनी हैं 12%। आओ अपने क्वेश्चन पे आ जाओ पीछे। निरक्षर पुरुष हैं 8%, मैन 8% है, और निरक्षर स्त्रियां कितनी हैं वुमेन 12%। इन दोनों के केंद्रीय कोण का अंतर मीन्स इन दोनों का अंतर निकाल लो 4%। अभी आपको पता है कि 100% का मान होता है 360 डिग्री, हम बहुत बार बता चुके हैं। 1% का मान हो जाएगा 3.6। 100 से डिवाइड कर दो, 1 0 से 1 0 काट दो और 10 से डिवाइड करोगे 3.6। तो हमें जो है निरक्षर पुरुष और निरक्षर स्त्रियों के केंद्रीय कोण के बीच में अंतर बताना है। तो हमने दोनों के प्रतिशत के बीच में अंतर ले लिया। 1% का मान आया 3.6, हमें आंसर बताना है 4% का। 1% का मान जब 3.6 है तो 4% का मान कितना हो जाएगा 4 3 12 का 2 हासिल लगाए, 4 से 24 का 4 हासिल लगा, 2 4 3 12 2 14, 14.4 है। कोई 14.4 ये देखो, ठीक। तो निरक्षर पुरुष और निरक्षर स्त्रियों के बीच में अंतर कितना है 14.4 डिग्री का। उनके केंद्रीय कोण में जो डिफरेंस है वो 14.4 डिग्री का। आप पूरे क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से मत लगाना, ठीक। आइए आगे क्या कह रहा है, आप ये भी याद रखना कि आपने 1% की वैल्यू 18 क्या निकाल के रखी है, पीछे देख लेते हैं। 1% की वैल्यू 350 ये निकाल के रखी है, और अगर 100 डिग्री का मान 100% का मान 360 डिग्री होता है तो आपने 1% का मान निकाल के रखा है 3.6, ठीक, 3.6 डिग्री, ठीक। अब कह रहा है यदि दो श्रेणियों के बीच अंतर रेखा में 36 डिग्री दर्शाया गया है, 36 डिग्री अंतर दर्शाया गया है, तो बताइए वे श्रेणियां कौन सी होंगी। ऐसी कौन सी श्रेणियां हैं जिनके दो के बीच में अंतर 36 डिग्री का दर्शाया गया है। मीन्स 1% का अंतर इम्पॉसिबल है, क्वेश्चन गलत है।
यदि दो श्रेणियों के लोगों के बीच अंतर रेखा में 36 डिग्री दर्शाया गया है तो बताइए वे श्रेणियाँ कौन सी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें मिसप्रिंट लग रहा है, देख लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। चलो, इसमें आप कहीं भी कोई भी अंतर 1% का आएगा ही नहीं। 36 डिग्री कह रहा है, इम्पॉसिबल है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, शायद अगर यहाँ पे हमारे पास है तो मैं सही करा देता हूँ। एक मिनट रुको आप, अगर है तो सही करा दूंगा, वरना कोई बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, यहाँ पे नहीं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ गलती आ गई है, ठीक है। ये 36 डिग्री गलत आ रहा है। अगर 36 डिग्री दर्शाया जाएगा तो 1% का अंतर, मतलब सॉरी है, सही है। ओहो, चलो समझो, 36 डिग्री कह रहा है ना, 1% का अंतर 36 है। आप इसको ये नहीं लिख सकते हो, समझो 100% को हमने कितना लिखा है, 360 डिग्री। 10% का अंतर कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। ठीक, उसने कहा कि यदि दो श्रेणियों के लोगों के बीच अंतर 36 डिग्री दर्शाया गया है तो बताइए वे श्रेणियां कौन सी हैं। ऐसी कौन सी श्रेणियां जिनके बीच का अंतर 36 डिग्री है। 36 डिग्री का मतलब है 10%। उन दो श्रेणियों के बीच में अंतर कितना होगा, 10%। अभी आप लगा के गए, इन दोनों के बीच में देखो 10% का ही अंतर है। साक्षर स्त्री और साक्षर पुरुष कहीं पर है आंसर में, ये देखो। अभी मैं इसको गलत कर देता ना, थोड़ा कभी बेटा हो जाते हैं ना, ज़्यादा क्वेश्चन जब सॉल्व करने लगो थोड़ा सा माइंड ज़्यादा मेहनत करने लगता है ना, तो प्रॉब्लम आ जाती है। चलो कोई बात नहीं, हमने वैसे पकड़ लिया, अपनी गलती पकड़ लिया, यही बहुत बड़ी बात है। अपनी गलती कोई नहीं पकड़ पाता कि हमने गलती कहाँ पे की है। चलो आगे बढ़ें। चलो अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो श्रेणियों को एक साथ मिलकर केंद्रीय कोण 169.2 डिग्री है तो वह श्रेणियां कौन सी हैं। 169.2 आप अभी निकाल के गए हो। 10% का मान, जो 100% का मान आपको पता है 360 डिग्री होता है, और 10% का मान 36 डिग्री, और 1% का मान 3.6 डिग्री। ठीक, 3.6 डिग्री। और दो श्रेणियां हैं जिनमें कोण बन रहा है 169.2 का, 169.2 डिग्री का। ठीक है, कोण कितने का बन रहा है, 169.2 डिग्री का। भैया अब एक बात को समझना, जैसे कि यहाँ पे लास्ट में 6 है, 6 में किसी संख्या का गुणा करना है तभी वो 2 आएगा। ऐसी संख्या में गुणा करो, 6 में ऐसी संख्या का गुणा करो कि लास्ट में 2 आए। या तो फिर 2 से गुणा करोगे तब 2 आएगा, या तो आप 7 से गुणा करोगे तब 2 आएगा। तो आइएगा अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आप गुणा करो तो ये आना चाहिए, वो 2 श्रेणियाँ आपको मिल जाएंगी। तो अगर हम कहते हैं साक्षर पुरुष 45% हैं और निरक्षर पुरुष स्त्रियां 12% है, दोनों का योग कितना बनेगा, 57%। तो इसके लास्ट वाली यूनिट डिजिट कितनी है, 7 है, और 7 में जब 6 से गुणा करोगे तो लास्ट वाला 2 आ जाएगा। तो मीन्स हमारा जो आंसर है वो निरक्षर स्त्री और साक्षर पुरुष है। साक्षर पुरुष और निरक्षर स्त्रियां, आओ, साक्षर पुरुष और निरक्षर स्त्रियां। ठीक, ये दिमाग है क्वेश्चन लगाने का। आप पूरे क्वेश्चन को मत सॉल्व करो। आपको पता है 1% की वैल्यू 3.6 है, और हमें जो मान लाना है 169.2 लाना है। इसमें या तो 2 से गुणा हो जाए या तो 7 से गुणा हो जाए, तभी ये आंसर लास्ट में 2 आएगा। तो हमने यहाँ पे हमने देखा 35 में 12 जोड़ दो, अच्छा तब भी आ जाएगा क्या, 35 और 12, 5 2 7 3 1 4 47। हाँ, 45 और 12 कितना, 57। तो साक्षर स्त्री और निरक्षर वो भी हो सकता है। लेकिन एक बार चलो, हम कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज हो, हम दूसरा काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, ये पूरा 47% है और ये 57% है। ठीक, तो इसमें 1% की वैल्यू आ गई, 35% की वैल्यू निकालो, जल्दी से गुणा कर लो, 3.6 गुणे 35। ठीक है, अब बात सुनो, 47, 3.6 गुणे 47 गुणा करो। 47 और 36 का, 6 7 42 का 2 हासिल लगेगा 4, हासिल लगे 6 चौको 24 4 28, 3 7 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 चौको 12 2 14, 2 8 1 9 4 2 6 1 169.2। मीन्स आंसर बनेगा क्या, वो नहीं बनेगा,
अब बनेगा ये वाला, साक्षर स्त्री और निरक्षर स्त्री, कहीं पर है साक्षर स्त्री और निरक्षर स्त्री, कहीं पे ऑप्शन में है, ये है साक्षर स्त्रियां और निरक्षर स्त्रियां। देखो सॉल्टिंग तो काम आती ही आती है, लेकिन क्वेश्चन पर ध्यान भी रखना होगा। हमने सोचा क्या था अपने मन में कि अगर ये 36 डिग्री है और 1% का मान 3.6 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर लास्ट में हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 2 मिल जाएगा। तो हमने इन दोनों को जोड़ लिया और यहाँ पे 57 डिग्री बन गया, तो हमने कह दिया आंसर ये होगा। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े तो मेरा माइंड इस पे भी गया, 35% और 12%, क्योंकि 35% और 12% जोड़ोगे तब भी ये 47% ही बनेगा, और इसमें भी 7 है। जब इसमें भी 7 है तो इसमें भी लास्ट में 2 आएगा। तभी फिर हमने सोचा आप गुणा करके ही देख लो भैया, अगला उपाय यही है। तो इसमें जब गुणा किया तो ये बन गया 169.2 डिग्री। मीन्स जो आपका क्वेश्चन कह रहा था कि यदि 2 श्रेणियों को एक साथ मिलाकर केंद्रीय कोण इतने डिग्री बनता है, तो वो श्रेणियाँ कौन, तो वो श्रेणियाँ हैं ये वाली। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। फिर जल्दबाजी में तो रहना, जल्दी तो क्वेश्चन करना है, लेकिन सोच समझ के, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, 30 में 30 सही करना है। देखो जैसे मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, सेम ऐसे भी आप भी सॉल्व करते हो। ऐसा नहीं कि मैं कोई पढ़ के आया हूँ, मैं भी डायरेक्ट आपकी क्लास में क्वेश्चन उठा के चला आता हूँ। ठीक, तो मज़ा तभी आता है ना कि तुरंत सॉल्व करो। अगर आप तुरंत नहीं सॉल्व करें तो आप भी तो कोई वैल्यू नहीं ना, आप पढ़ के आ रहे हो, पढ़ा रहे हो, उसके बाद कोई मतलब नहीं निकलता। आप आओ बच्चों के साथ, तुरंत बच्चे भी सॉल्व करें, आप भी सॉल्व करो, जिससे बच्चों को समझ में आए ना कि हमसे गलतियाँ कहाँ हो सकती हैं। अगर टीचर गलती कर सकता तो बच्चा भी गलती कर सकता। तो आप अपनी गलतियों को समझते चलना कि अगर हमने गलती की तो आप भी वहाँ पर कर सकते हो, तो आप वहाँ ना करना। ठीक, समझ गए? आइए फिर अब जो आए हैं, अब हमारे जो हैं, अभी एक क्वेश्चन इसमें शायद है, ये देखो नीचे लगा हुआ है, ये 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है? जिसके साथ का और सा लगा होता है वो कहाँ जाता है? नीचे। 1 घंटे में कितने मिनट? 60 गुणे 60, सबको सेकंड में चेंज कर दिया। ठीक, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 रख दिया, सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा किया। 1 मिनट 12 सेकंड को 72 लिख सकते हो, और 100 से गुणा कर दो प्रतिशत में बदलने के लिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और 6 छांग 36, 36 दूना 72, आंसर कितना आ जाएगा? 2%। जितने लोग प्रतिशत और एवरेज की क्लास नहीं पढ़े हैं, प्यारे बच्चों वो क्लास जरूर पढ़ लो। आओ आगे बढ़ो। एक कॉलेज के 3 समूह G1, G2, G3 में 20, 40 और 60 हैं। समूह में G1, G2, G3 के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत इतना है। कॉलेज में सभी छात्रों के औसत अंक कितने हैं? ठीक है, 20 गुणे 50 प्लस 60 गुणे 40, सबका आप औसत पढ़ लो सभी लोग। अब बार मैं नहीं बताऊंगा। आओ नीचे में टोटल बच्चे 20 प्लस 40 प्लस 60, इसको कैलकुलेट करके बता देना कि आंसर कितना आएगा। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लेना, बताना आंसर कितना आएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे। सबको समझ में आ गया? हमने क्या किया, 20 का 50 में गुणा किया, 40 का 60 में गुणा कर दिया, 60 का 70 में गुणा कर दिया, और सभी संख्याओं के योग से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एवरेज इक्वल टू होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। आप कैलकुलेट करके बताना ये कितना आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आप सब लोग लगा लेना, ये बहुत आसान है, मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, सभी लोग लगा के इसका आंसर करेंगे, ये नहीं बताएंगे। ठीक, जो कठिन क्वेश्चन होगा वो बताएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं बताएंगे। नॉर्मल आप लगा के कमेंट करो। ठीक, ये भी क्वेश्चन ये बता देते हैं, शायद कुछ बच्चे इसको ना समझ पा रहे हो। ये आपने पढ़ा a² माइनस b² का फॉर्मूला, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला पढ़ा ना, ये उसी के ऊपर है। ठीक, तो ये a प्लस बी है और ये माइनस बी है, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, a² मीन्स 8 का स्क्वायर माइनस b² मीन्स 2 रूट 15 का स्क्वायर। ठीक, तो 8 का स्क्वायर 64 और 2 रूट 15 का स्क्वायर 60, तो ये अंडर रूट में कितना आएगा 4, तो क्या आएगा आंसर 2 है आंसर में, ये देखिए। ठीक, समझ रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन आप लोग तुरंत लगाओगे पेपर में, और आएंगे जरूर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जरूर। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। सभी लोग पढ़ते चलिए मेहनत से। अगला लगाइए आप लोग 25 नंबर, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आएगा। लगाइए अगला क्वेश्चन, बताया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप सॉल्व करिएगा, हम सॉल्व नहीं करेंगे, कमेंट करके आंसर आप बताना। ये 25 नंबर क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो
ये दिया गया 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 3 2 5, ठीक, गुणे 9,999 जो लिखा है इसको आप 10,000 माइनस 1 लिख दो। 9,999 को हमने लिख दिया 10,000 माइनस 1, 9,999 को आप लिख दो 10,000 माइनस 1। इसका गुणा इसमें कर दो और इसका गुणा इसमें कर दो और दोनों को सॉल्व कर लो, कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। आप आंसर दो, बताओ क्या आएगा। ठीक है, आंसर आपको देना है। अब सब मैंने सॉल्व कर दिया। मेन क्वेश्चन मैंने डीआई सॉल्व कर दिया जो सबसे कठिन थी आपके लिए। ये तो क्वेश्चन सब आसान है ना, आप सॉल्व करके जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आंसर आएगा। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों पर कथनों पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कथन में दी गई जानकारी पर्याप्त है या नहीं। 9x की लंबाई कितनी है? चलो आओ, रीजनिंग है ये। 9x की लंबाई कितनी है? x की हमें लंबाई बतानी है। 9x की हमें क्या बतानी है? लंबाई बतानी है। चलो, कह रहा 2 नावें x और y विपरीत दिशाओं में चल रही हैं और एक दूसरे से 25 सेकंड में गुजर जाती हैं। ठीक, ये 2 नावें हैं, एक इधर से जाती है और एक इधर से जाती है और दोनों एक दूसरे को 25 सेकंड में पार कर लेती हैं। नाव x की लंबाई हमें नहीं दी गई है, नाव y की लंबाई हमें दी गई 320। ठीक है, नाव x और y की गतियों का अंतर 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने कह दिया x की स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो y की स्पीड है s प्लस 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, गतियों का जो अनुपात है वो 19:26 है। ठीक है, इनकी जो गतियों का अनुपात है दोनों का वो है 19:26 है। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान दिया गया 14, क्योंकि दोनों का अंतर हमें 14 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है इस, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2। चलिए उसकी बात छोड़ दीजिए। अगर हमें 9x की लंबाई निकालनी है तो समय बराबर आपने क्या पढ़ा है? दूरी बटे चाल। पूरे क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, दूरी बटे चाल पढ़ा है। समय बराबर दूरी बटे चाल, मतलब अगर किसी की लंबाई निकालनी है तो हमारे पास समय होना चाहिए, दूरी ही हमारी लंबाई होती है और बटे में क्या होनी चाहिए? चाल। तो सबसे पहले समय होना चाहिए। तो समय कहाँ पे दिया गया हमें? पहला वाला जो है वो हमें बहुत ज़रूरी है। पहला वाला इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे समय दिया गया, बिना समय के हम दूरी नहीं निकाल सकते। दूसरा वाला, एक नाव की लंबाई दी गई है और चाल दी गई है अंतर, तो दूसरा वाला भी हमें ज़रूरत पड़ेगा। ठीक, तीसरा वाला नावों की गतियों का अनुपात, तो चाल तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो मीन्स हमें तीनों कथनों का यूज करना होगा, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। समझ गए? ये आपको समझना है रीजनिंग में, आपको लगाना नहीं वहाँ पे कोई उसकी x की लंबाई निकालने की जरूरत ही नहीं है। दूरी 9x की लंबाई निकालने की क्या जरूरत है? हमें ये देखना है कि 9x की लंबाई निकालने के लिए कौन कौन से कथन की जरूरत पड़ेगी। तो पहला कथन कहा 9x और y विपरीत दिशाओं में चल रही हैं और उनके बीच में जो एक दूसरे को पार करती हैं तो 25 सेकंड का समय लगता है। तो 25 सेकंड समय की बहुत ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे समय पुट करना है। ठीक है, समय बहुत ज़रूरी है। दूरी, जब दोनों नाव एक दूसरे को पार करती हैं तो इनकी लंबाइयाँ आपस में जुड़ जाती हैं। जब दोनों नाव एक दूसरे को पार करती हैं तो इनकी लंबाइयाँ आपस में जुड़ जाती हैं। तो पहली वाली दूरी दी गई x, तो दूसरी वाली कितनी? 320। तो ये भी दोनों ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरी तो चाल की ज़रूरत है ही, क्योंकि नीचे तो चाल पुट करना ही करना है। तो मीन्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीनों आंकड़े होने चाहिए। बात समझ गए? आगे बढ़ें। चलो समझिएगा अगला क्वेश्चन, समझते चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा 27 नंबर, बस जल्दी से पढ़ लीजिए, समाप्त ही होने वाला है अब। हाँ बिल्कुल, बहुत मेहनत की गई है आज। ठीक, बहुत ज़्यादा। पहले तो पेपर सेट किया गया आपके लिए, फिर उसके बाद उसको सॉल्व भी कराया जा रहा है। जबकि पेपर आपके लिए, हम क्यों सॉल्व करें, लेकिन सॉल्व कराया जा रहा है इसलिए क्योंकि पेपर में अगर आपके आए तो आप आराम से उसे लगा सको। ठीक, आइए 27 नंबर क्या कह रहा है? यदि 21:30 बजे दीवार की घड़ी की घंटे वाली सुई पश्चिम की ओर और मिनट वाली सुई दक्षिण की ओर। पहले आप ये बताओ, आपको पूरा पश्चिम होता दक्षिण पता है? ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है। ठीक है, ये घड़ी बना दिया हमने, बना दिया घड़ी, ये लो। ठीक, आप क्या घड़ी अच्छी बना दें? गोला खराब बन गया, लो तुम लोग जैसा कहो, ये लो। अब सही है?
कलर कर दें, ये लो, ये अब स्टाइलिश है ना। अब घड़ी बन गई। चलो अब क्या कह रहा है, 9:30 21:30 का मतलब है 9:30। तो 9 कहाँ बजेगा, यहाँ पे, और 30 कहाँ बजेगा, यहाँ पे। तो मीन्स एक सुई यहाँ से ऐसे होगी, ठीक है, 9:30। तो कह रहा है कि घंटे की सुई पश्चिम दिशा में, मीन्स ये पूरब तो ये पश्चिम, तो ये घंटे की सुई है। मिनट की सुई दक्षिण दिशा में, तो ये मिनट की सुई है, ठीक है। हो रहा हूँ तो 21 बज के, अब यहाँ आगे वाली लैंग्वेज समझो, बस आंसर आ गया। तो 21:30, 21 मतलब 9:30 पर 45 मिनट पहले मिनट की सुई किस दिशा में रही होगी, 45 मिनट पहले। तो ठीक है, ये इतना जो पोर्शन है ये कितना है, 30 मिनट का, ये हो गया 15-15 मिनट का। तो 30 मिनट वापस जाओ यहाँ पे, ये पूरा पोर्शन 30 मिनट का होगा, ठीक है। आधा चक्र 30 मिनट का, ये इतना चक्र 15 मिनट का, और ये इतना चक्र 15 मिनट का, क्योंकि टोटल तो 60 ही मिनट होते हैं, ठीक। तो 30 मिनट यहाँ गए वापस, और 15 मिनट और गए, तो टोटल कितना हो गया, ये पूरा यहाँ से ऐसे वापस जाओगे तो टोटल कितना होगा, 45 मिनट। तो मिनट वाली सुई यहाँ से उठ के ऐसे वापस चली गई, यहाँ आ गई। तो अब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई यहाँ आ गई। तो मिनट वाली सुई अब किस दिशा में आ गई, पश्चिम दिशा में आ गई है आंसर में। ये देखो, बताइए कोई परेशानी है। क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था ना। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते चलिएगा आप। 1-2 क्वेश्चन और हैं, वो भी समझ लो अच्छे से, बस। चलो आओ, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये रिलेशन से है, ब्लड रिलेशन जो आपका होता है टॉपिक, वहाँ से दिया गया है। हर जगह से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन अच्छे आने की संभावना है, हमने अच्छे क्वेश्चन ही डाले हैं, ठीक। कह रहा दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है, ठीक है। दिव्या की शादी करा दो, किससे, सतीश से, ठीक है। चलो सतीश की शादी हो गई इनकी। ये क्या है, हस्बैंड और वाइफ हैं, हो गई, हस्बैंड वाइफ हैं। सैम और अर्नव भाई हैं, सैम और अर्नव क्या हैं, भाई हैं। अर्नव ये दोनों क्या हैं, भाई हैं, ठीक। सैम सतीश का भाई है, सैम जो है वो सतीश का भाई है, ठीक है। मीन्स ये तीनों जो हैं, सतीश, सैम और अर्नव, ये तीनों भाई हो गए, ठीक है। सतीश, सैम और अर्नव ये तीनों हो गए भाई, ठीक। अच्छा, रुको, सतीश बनाने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ पे लिखा है सैम सतीश का भाई है, तो ये देखो इसको लिखो, तो बताते हैं। अरे यार, सैम और अर्नव भाई हैं। सैम जो है सतीश का भाई है, मीन्स ये तीनों भाई हो गए, आपस में सगे भाई हैं, ठीक है। और बड़े वाले भाई सतीश की शादी हो चुकी है, किसके साथ, दिव्या के साथ। तुम्हारी तो नहीं हुई अभी, बच्चे रहना, शादी वादी अभी मत करना, ठीक। आओ अब क्या कह रहा है, अर्नव की पुत्री दिव्या से के पति से किस प्रकार संबंधित है। अर्नव की पुत्री मीन्स इसकी भी शादी हो गई है, इसके एक पुत्री है। अब समझना, ये आप अपने आप को लेना, आप हो, और ये आपका भाई अर्नव है, और एक आपका भाई सैम है। एक आप हो, एक आपका भाई अर्नव है, और एक आपका भाई सैम है, 3 लोग हो। और आपकी शादी किसके साथ हुई है, दिव्या के साथ। दिव्या आपकी पत्नी है, ठीक है, दिव्या आपकी पत्नी है। आप 3 भाई हो, आप मतलब सतीश, अर्नव और सैम। अर्नव के एक पुत्री है, अर्नव की एक पुत्री है, मीन्स आपके भाई के एक पुत्री है। तो कह रहा है अर्नव की पुत्री दिव्या के पति से, दिव्या के पति मीन्स आप से आपके भाई की पुत्री से क्या संबंध होगा, आप हो, आपके भाई की पुत्री है, आपके भाई की पुत्री आपकी क्या होगी, भतीजी होगी या भांजी होगी। आइए ये देखिए, समझ गए, आपके भाई की पुत्री आपकी भतीजी तो होगी। चलो आगे बढ़ो, समझ में आ गया, रफ करें इसको, आगे बढ़ाया जाए। चलो आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों और कथनों पर विचार करें, और यह है क्वेश्चन 29 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों और कथनों पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कथन में जानकारी पर्याप्त है या नहीं। रतन ने नल्ला माला वन में 4 विभिन्न पक्षी देखे, तोता, गौरैया, कबूतर और कौआ। वे नीम, आम, ताड़, बरगद ऐसे पेड़ पर बैठते थे। कौन कौन से थे, अलग अलग हैं बैठे, किंतु आवश्यक रूप से समान क्रम में नहीं है, ठीक है।
कौन कौन से हैं? तोता, गौरैया, कबूतर और कौवा। तोता, गौरैया, कबूतर और तोता, ये और कौवा। तो कौवे हमको नहीं याद आता, इसका नाम भी अच्छा नहीं निकल पाता, ठीक काला कौवा ना। चलो ये है। अब क्या कह रहा है? किंतु आवश्यक रूप से वो समान क्रम में नहीं बैठे हैं, वो कुछ पेड़, ये जितने भी पक्षी हैं ये पेड़ पे बैठे हुए हैं, ठीक। चलो तो तोता नीम पर बैठा है, समान क्रम में नहीं है। तोता जो है कहाँ बैठा है? नीम के पेड़ पे। तोता को नीम के पेड़ पे बैठा दो, ठीक। और कौवा ना तो बरगद पर बैठा है और ना ही आम पर। कौवा ना बरगद पर बैठा हुआ है ना ही आम पर, तो ये किस पे बैठा हुआ है? ताड़ के पेड़ पर। ताड़ के पेड़ पर, क्योंकि आपके पास 4 पेड़ हैं, नीम का है, आम का है, बरगद का है और ताड़ का है। जब तोता नीम के पेड़ पे बैठ गया है तो आपके पास 3 पेड़ बचे, ठीक। कौन सा? आम का, बरगद का और ताड़ का। और जो कौवा है वो ना आम पे बैठा है और ना बरगद पे बैठा है, तो बैठा किस पे होगा? ताड़ के पेड़ पे। तो हमने ताड़ के पे बैठा दिया, ठीक। आगे आओ, अब क्या कह रहा है? और ना ही आम। प्रश्न, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? बरगद के वृक्ष पर कौन सा पक्षी बैठा है? आपको ये क्वेश्चन बताना है कि बरगद के वृक्ष पर कौन सा पक्षी बैठा है। और आपके पास ये दिया गया कथन, 2 कथन दिए गए हैं। गौरैया बरगद के वृक्ष पर नहीं बैठी है। गौरैया अगर बरगद के वृक्ष पे नहीं बैठी तो आपके पास 2 वृक्ष बचे हुए थे। गौरैया बरगद के वृक्ष पे नहीं बैठी है तो किस पे बैठी होगी? आम के वृक्ष पर। दूसरा कथन कह रहा है कबूतर ना तो ताड़ के वृक्ष पर है और ना ही आम के वृक्ष पर, तो किस पर होगा? बरगद पर। और हम पहले ऑप्शन से भी बता सकते थे कि बरगद के वृक्ष पे होगा, क्योंकि लास्ट हमारा जो पेड़ बचा था वो बरगद ही तो बचा था, और जितने पेड़ पे थे उस पर तो सब लोग बैठ चुके थे। तो आप आंसर लगाओगे केवल कथन 1 या केवल कथन 2 पर्याप्त है। अगर कथन 2 कर देते तब भी आपका आंसर आ जाता, और कथन 1 से कर देते तब भी आपका आंसर आ जाता। तो आप टिक लगाओगे केवल कथन 1 या केवल कथन 2 पर्याप्त है आंसर देने के लिए। कोई भी एक कथन आपके पास होता आप आंसर दे लेते। बताइए कोई परेशानी है आपको? समय ज़्यादा हो रहा है क्या आज? हाँ, लंबी क्लास हो रही है आज। हमने देखो बात नहीं की आपसे, आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि सर आपने बात की है, ठीक। आइए लास्ट क्वेश्चन अब आप सॉल्व करिए जरा से, लगाइए जल्दी से, बताइए क्या आएगा 30 नंबर में। जल्दी लगाओ सभी लोग 30 नंबर क्वेश्चन, और बताओ क्या आएगा। लगाओ भैया जल्दी जल्दी बताओ, आंसर कमेंट करो, फिर हम क्लास बंद करते हैं आज की। अब बहुत हो गया, हम भी थक गए हैं, आप भी थक गए होंगे, इतना पढ़ा दिया आपको आज। आ गया आंसर सबका? क्या आया बताओ भैया जल्दी से सभी लोग, बड़ा समय ले लिया आज। चलें, देखो देख लो, ये भी बहुत सारे बच्चे शायद ना पढ़े हों अभी तक कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि हमने पढ़ाई भी नहीं है। चलो अब क्या दिया है? ब्लैक स्मिथ, BLACKSMITH, ब्लैक स्मिथ, ठीक है। क्या लिखा है? KAMHLIBTCS। इसको नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ब्लैक स्मिथ से ही वही मीनिंग देखो इसमें सब लिखी हुई है। क्या हुआ? एस देखो यहाँ पे 6 3 4 पे, ए जो 1 पे था बी वो यहाँ आ गया, जो टी कहाँ पे था 9 पे यहाँ आ गया, ठीक। और के कहाँ पे था 5 पे यहाँ पे आ गया, ए कहाँ पे 3 पे यहाँ पे आ गया, एम कहाँ 7 पे, देखो उसी से सारे शब्द बने हुए। एच कहाँ पे 10 पे, एल कहाँ पे है? एल है 2 पे, आई कहाँ पे 8 पे। देखो मीन्स ऊपर वाले शब्दों से ही नीचे वाले शब्द का निर्माण किया गया है, तो हमने ऊपर वाले शब्दों में नंबरिंग कर ली जिससे नीचे वाले शब्दों को बनाना आसान हो, ठीक। तो नीचे वाले शब्द में भी नंबरिंग कर ली। अब आपको बनाना किसको है? प्लेग्राउंड को, PLAYGROUND। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहले कौन? 5 नंबर वाला, 5 नंबर मतलब जी, ठीक। फिर उसके बाद 3 ए, फिर उसके बाद 7 नंबर पे कौन है? ओ। फिर उसके बाद 10 नंबर वाला एच है इसमें, सॉरी 10 नंबर और 10 नंबर पे कौन है? डी।
देखो ऑप्शन में कोई है। फिर उसके बाद एल, 2 नंबर पे कौन है, एल। फिर उसके 8 नंबर पे कौन है यहाँ पे, यू। फिर 1 नंबर पे कौन है, पी। फिर 9 नंबर पे कौन है, एन। फिर 4 नंबर पे कौन है, वाई। फिर 6 नंबर पे कौन है, आर। ये आपका आंसर बनेगा, देखो कहीं होगा GAOLD NYR, लास्ट में NYR होगा। देखो यहाँ पे है, ये देखो NYR। तो आंसर आपका जो बनेगा वो ए बन जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। हमने इसकी नंबरिंग की, इसकी नंबरिंग से हमने ये चेक कर लिया कि कौन सा शब्द किधर किधर भागा हुआ है, उसकी नंबरिंग से इसकी नंबरिंग की। ठीक, इस नंबरिंग से फिर हमने आंसर बना दिया। ये करना होता है। बहुत मेहनत हो गई आज। ठीक है, चलो आप सभी लोग बताओ, सभी लोगों को समझ में आया है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? आप लोग अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। आप समझो, आपकी जो जीवन है ये संघर्ष ही है। आपको अच्छे क्वेश्चन पढ़ने होंगे, क्योंकि पेपर अगर निकालना है तो आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, क्योंकि कहा गया है राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वह संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही चमकता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही चमकता है। बिना संघर्ष के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, और हम आपको, मैंने पहले ही बोला कि जितने भी लोग PDF नहीं मिल पा रही है वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। हमने कल भी टेलीग्राम पे बहुत सारे DI के क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं, और आज की क्लास होते ही अभी ये भी टेलीग्राम पे PDF आ जाएगी। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक PDF भी शेयर कर दो, जिससे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं सभी बच्चे उसको पढ़ सकें। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करो। अगला मॉक टेस्ट में हम एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराने वाले हैं। अगला मॉक टेस्ट जो हमारा है वो नेक्स्ट वीक होगा, और वो मंडे या ट्यूसडे को ही होगा। तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में कोशिश करिए जो टेस्ट होने वाला है आपका मॉक वाला, उसमें हमें एक भी क्वेश्चन ना बताना पड़े, आप सारे क्वेश्चन का आंसर दो। देखिए अभी तो आज हमने पूरा सॉल्व करा दिया, पूरा का पूरा मॉक टेस्ट आज हमने सॉल्व किया आपके साथ। ठीक है, लेकिन अगला वाला ना कराना पड़े, आप इतनी मेहनत कर लो। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों का।